आज चाय विद राय में हमारे बीच में किशोर दत्ता जी, एक ऐसी शख्सियत जो निरंतर यूथ के लिए काम करना पसंद करती है। डेनमार्क से इन्होंने 2012 में यहाँ इंडिया आए और इंडिया आकर के 2012 से एज ए मेंटर, एज ए एग्जीक्यूटिव कोच, एज ए लाइफ कोच निरंतर ये काम कर रहे हैं और यूथ को ही नहीं बल्कि पूरे समाज को बेहतर दे रहे हैं। ऐसी शख्सियत को नमस्ते, प्रणाम। किशोर दत्ता जी, मैं सीधे प्रश्न पे आऊंगा जी। जब डेनमार्क में आप काम कर रहे थे, इसके बाद यहाँ इंडिया आने का आपके दिमाग में कहाँ से आया? एक इच्छा जरूर थी कि मैं कहीं विदेश में सेटल हो जाऊं, क्योंकि लगभग 9 साल मैंने ईस्टर्न यूरोप में गुजारा। मेरी पहली एजुकेशन वहीं हुई है और उसके बाद वापस इंडिया आ गया था। फिर यहाँ अलग अलग कैपेसिटीज़ में काम कर रहा था और वो इच्छा एक थी बहुत कि मैं वहाँ बाहर सेटल हो जाऊँ। तो उस सोच के तहत मैं डेनमार्क गया था और वहाँ मैंने कुछ दिन काम वगैरह भी किया। लेकिन मुझे एक चीज़ का एहसास हुआ कि जिस उद्देश्य से मैं वहाँ गया था उस उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो पा रही है। वहाँ सब कुछ ठीक था लेकिन वो सम्मान नहीं था जो सम्मान अपने देश में है। और फिर एक एहसास हुआ कि काफ़ी कुछ पढ़ाई करने के बाद, सब कुछ करने के बाद जो कुछ मैं समाज को दे सकता हूँ वहाँ शायद नहीं कर पाऊँगा। तो अराउंड 2012 के आसपास मैं वापस आ गया। आप यूथ को ट्रेनिंग देते हैं, इसके अलावा एग्जीक्यूटिव को ट्रेनिंग देते हैं, कॉर्पोरेट ट्रेनर हैं आप। एक ट्रेनर के रूप में आपकी बेहतर और बहुत ही बड़ी पहचान है राष्ट्रीय स्तर पे। आप यूनिसेफ दंतेवाड़ा में काम कर रहे थे, तो उसके बारे में थोड़ा बताएं ताकि यूथ समझ सके। जी, ये बात उस समय की है, अराउंड 2005-2006 की है। एक शॉर्ट टर्म असाइनमेंट में मैं यूनिसेफ से अपॉइंट हुआ था और मेरा काम था बेसिकली एज अ कैंप एडमिनिस्ट्रेटर। एक दंतेवाड़ा से लगभग 70 किलोमीटर दूर दोरनापाल एक हैमलेट है। बहुत डिस्टर्ब था वो उस समय। अभी भगवान की दया से अभी ठीक ठाक है। वहाँ पे अपना कैंप लगाया हुआ था दोरनापाल में, इंटरनली डिस्प्लेस्ड रेफ्यूजीज के लिए, इंटरनेट डिस्प्लेस्ड पॉपुलेशन, IDP कहते हैं। तो मेरी उस कैंप में जिम्मेदारी थी बच्चों के लिए विशेष तौर पर कि उनकी शिक्षा ठीक ठाक हो, शिक्षा के लिए कुछ इंतजाम किया जाए, उनके स्वास्थ्य के लिए इंतजाम किया जाए, पीने के पानी की टंकी और बेसिक सुविधाएं, ये सब। लेकिन काम तो वैसे बहुत ज़्यादा कठिन नहीं था, लेकिन सिचुएशन बहुत कठिन था। कठिन समय था लेकिन निकल गया और एक खुशी रही कि बहुत ही सफ़र किए हुए लोगों के साथ काम करने का मौका मिला। और सबसे बड़ा धन्यवाद तो मैं अपने माता पिता का देना चाहूँगा, जिन्होंने मुझे इतना हिम्मत करके वहाँ छोड़ दिया, वहाँ जाने दे दिया। जनरली थोड़ा लोग डरते हैं ऐसे मामलों में, और उन्होंने बिल्कुल, मेरे फादर ने स्पेशली, विशेष तौर पर पिताजी ने, उन्होंने कहा कि नहीं, बिल्कुल आगे जाओ और ये एक देश सेवा का काम है। फौज में नहीं हो तो क्या हुआ, लगभग उसी के बराबर काम में जाओ। तो समझिए एक तरह से कैरियर की शुरुआत ही मेरी है। किशोर दत्ता जी बड़ी बेबाकी से यह बात बता रहे हैं कि देश सेवा करने के लिए फौज में जाना ही जरूरी नहीं है, बल्कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को बेहतर तरीके से निभाना, लोगों के लिए कुछ बेहतर करना भी एक देश सेवा है। किशोर दत्ता जी, आज के यूथ के लिए, चूंकि आप एक ट्रेनर हैं, तो यूथ के लिए 3 अगर महत्वपूर्ण बातें कहनी हो तो वो 3 बातें कौन सी होंगी आपकी तरफ से? देखिए, सीखने के लिए कहीं कुछ पैसा देने की आवश्यकता नहीं पड़ती, बस एक लगन की आवश्यकता होती है। तो आपके अंदर वो लगन होनी चाहिए कि आप अपडेटेड रहें। दूसरा, हमेशा अपना बेस्ट दीजिए। सफलता आपको निश्चित तौर पे मिलेगी, निराश ना हो, क्योंकि अगर असफलता भी मिलती है तो वो आपके लिए एक सीख है कि आप दूसरी बार बेहतर कैसा करोगे। तो ये डिप्रेशन वाला फैक्टर ही हट जाएगा अगर हम ऐसा सोचें तो। और तीसरी बात कि आप खुद के लिए सच्चे रहें। जब आप खुद के लिए सच्चे रहेंगे तो आप दुनिया के लिए भी सच्चे रहोगे। हाँ, एक चर्चा चल रही है कि यूथ जी आज सपने तो बड़े बड़े देख रहा है जी। ऐसा सामान्यतः बहुत से लोग कहते हैं कि सपने तो बड़े बड़े देख रहा है, लेकिन उसके परिप्रेक्ष्य में उसका जो वर्किंग स्टाइल है वो काफी कम है, काफी कम मेहनत कर रहा है और कम मेहनत पे ज्यादा बड़े बड़े सपने देख रहा है। इस बारे में एज ए ट्रेनर आप क्या कहें? एज ए ट्रेनर सर, अभी मैंने NLP का एक कोर्स कंप्लीट किया है। मैंने मास्टर ट्रेनर कंप्लीट किया है NLP का। तो उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मुझे मालूम चली, और वो ये था कि आपकी वैल्यूज़ क्या है लाइफ में। जो आपकी वैल्यूज़ हैं वही आपके एटीट्यूड को डिसाइड करता है। अब डॉक्टर बनने के लिए लगभग हर एक बच्चा कोचिंग सेंटर में जाना चाहता है, साइंस का, जो भी मेडिकल इन द सेंस बायोलॉजी जिस बच्चे ने लिया उसको डॉक्टर बनना ही है, वो सोच के चलता है। सब एडमिशन लेते हैं, लेकिन होता है एडमिशन बहुत कम बच्चों का है, और अधिकतर उसमें से जो रहते हैं वो फिर दूसरे कैरियर्स की तरफ मोड़ते हैं।
कि कारण क्या है। कारण ये है कि उन्होंने पहले कुछ डिसाइड नहीं किया था अपना। ठीक है, ले लिया, समाज के प्रेशर में ले लिया, परिवार के प्रेशर में सब्जेक्ट ले लिया, या इसे देखा उसे देखा, लेकिन इंटरनली क्या उन्होंने अपना गोल सेट किया था? क्या उनके वैल्यूज कोइंसाइड कर रहे थे उस गोल के साथ? तो अगर आपके वैल्यूज आपके गोल के साथ मैच करते हैं तो वो सपना आपका पूर्णतः होके रहेगा। यूथ के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है कि किशोर दत्ता जी आज हमारे साथ चाय विद राय में हैं और यूथ को बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें बता रहे हैं कि आपको न्यू टेक्नोलॉजी के साथ में अवेयर रहना है। आपको किशोर दत्ता जी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि आप इन सब चीजों को करते हुए गाना बहुत अच्छा गाते हैं। मैंने गाना गाते हुए आपको कई जगह सुना है। तो आप गाना हिंदी में ही सिर्फ गाते हैं या किसी और लैंग्वेज में भी गाते हैं? जी नहीं, मैं अंग्रेजी में भी गाता हूँ और मेरी दूसरी एक लगभग मातृभाषा रूसी भी है, क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया था 9 साल में रहा हूँ, तो वो लैंग्वेज भी बहुत ही नियर एंड डियर है, जस्ट लाइक हिंदी वो मेरे लिए बहुत नियर एंड डियर है। तो कुछ गाने उसमें भी गा लेता हूँ, बस शौक है। मैं समझता हूँ कि गाना गाना या पेंटिंग करना या इस तरह की किसी चीज़ से आप अपने अंदर के स्ट्रेस को बाहर निकालते हो, जो कि रोज हर इंसान में एक्यूमुलेट होता है। किशोर दत्ता जी, क्योंकि यूथ बड़ा प्रभावित होगा कि एक ट्रेनर कैसे यूनिवर्सल है, तो यूथ तो आपसे एक भाषा में नहीं, तीनों भाषा में सुनना चाहेगा, थोड़ा थोड़ा एक एक लाइन। तो सबसे पहले रूसी भाषा में ही हम सुनना चाहेंगे कि आप 1-2 लाइन को दोहरा दें। जी, एक हिंदी गाना था पहले, तो उसे मैं उसका तर्जुमा गाऊं, फिर बाद में इसका रूसी में गाऊंगा। कहो न कहो ये आंखें बोलती हैं, ओ सनम ओ सनम ओ मेरे सनम, ये रूसी में। देलिको आंगेल मोई, देलिको माया लुबी मोई, देलिको स्वयं प्रिव्यू, देलिको तिबिया लुबलू। बहुत ही बढ़िया। और ऐसा हिंदी का कौन सा सॉन्ग है, ऐसा कौन सा गाना है जो सबसे ज्यादा आपको प्रभावित करता है, या जब आपको लगता है कि जिसको गा करके आपके अंदर एनर्जी आती है या कंफर्टेबल फील करते हैं, ऐसा कौन सा सॉन्ग है? उसका 1-2 लाइन में सुनना चाहूंगा। ऐसे तो बहुत सारे सॉन्ग हैं। वैसे देखा जाए तो मैं समझता हूँ कि हिंदी में मुझे वही गाने पसंद है जो थोड़ा सा जिसे हम इंग्लिश में मेलानकोली कहते हैं ना, या बहुत ज़्यादा खुशी के माहौल का वर्णन नहीं करते हैं। आप देखिएगा अक्सर यही होता है कि आप गाने वही याद रखते हैं जो कोई दुख के साथ एसोसिएटेड हो, इमोशनल। तो कुछ दिनों पहले मैंने अपने छात्र जीवन के जस्ट बाद एक मूवी आई थी मुसाफिर। उसमें एक हालांकि है तो वो सूफी नज़्म है शायद, लेकिन उसको बॉलीवुड ने अडॉप्ट किया था। उसकी 2 लाइन मैं गुनगुनाना चाहूँगा। यही सोचता हूँ कैसे तुझको भुलाऊंगा, ना तू कभी आएगी ना तुझको बुलाऊंगा, जीने का बहाना है ना मरने का इरादा है, जीने का बहाना है ना मरने का इरादा है, इतना भी कोई सताए न रब्बा, जिंदगी में कभी कोई आए न रब्बा, आए जो कभी तो फिर जाए न रब्बा। अब कोई आए तो वो कभी ना जाए। बहुत ही बढ़िया किशोर जी। और यूथ के लिए बड़ा ये सब इम्पोर्टेंट है और यूथ हर चीजों में इन्वॉल्व है। आप सबसे जो चाय विद राय में मेन जो डिस्कशन है वो यूथ को लेकर के ही है जी, कि यूथ के अपलिफ्टमेंट के लिए, यूथ को आगे बढ़ाने के लिए, या यूथ आज डिप्रेशन जैसे शब्द हम तो नहीं सुना करते थे, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन, ऐसे बहुत सारे शब्द अभी आ गए हैं। तो इससे यूथ कैसे निकले और क्या रीजन है? आप एज ए ट्रेनर क्या बताओगे आप? देखिए, डिप्रेशन के कई कारण हैं और मैं ये भी बता दूं कि ये आज की इस सदी में अगर कोई सबसे बड़ी डिजीज है तो वो यही है। और हम ये नहीं जानते कि कौन सा व्यक्ति डिप्रेस्ड है, उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते आसानी से। हालांकि इसके कुछ लक्षण हैं जो मेडिकल साइंस बिल्कुल बताता है, लेकिन उसको इजीली आइडेंटिफाई नहीं कर पाते क्योंकि इसके बारे में उतना अवेयरनेस नहीं है। डिप्रेशन होना बड़ा स्वाभाविक है क्योंकि हमने कुछ अपने गोल्स इतने ऊपर इंडिकेट कर लिए हैं जो अचीवमेंट के लेवल से कहीं ऊपर है, और कुछ बुरा हुआ हो गया, अब क्या, ये सोचना है। अगर ये सोच रखें तो ये डिप्रेशन रूपी शब्द कभी आसपास नहीं आएगा, क्योंकि प्रेजेंट क्या है हम उसमें जिए, पास्ट में जीने की जरूरत नहीं है। फ्यूचर तो अगर आप प्रेजेंट में अच्छे से जियोगे तो फ्यूचर तो ब्राइट है ही है। ऐसे 2-3 व्यक्तियों के आप नाम बताएं जिनसे आप बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं, जो आपके एक रोल मॉडल हैं या एक आदर्श के रूप में लेते हैं ऐसे। इसलिए मैं 2-3-4 बोलता हूँ कि उसमें आपको सबको समाहित करने में ईजी है।
जी, 2-3-4 बिल्कुल मेरे लाइफ में मैं समझता हूँ मेरे बहुत सारे मल्टीपल रोल मॉडल्स हैं। जैसे मेरे एक बॉस थे जो कि अभी नीति आयोग में हैं, डॉक्टर के मदन गोपाल। मैं उनके साथ, मुझे लगभग 1 साल उनके साथ काम करने के सानिध्य का मौका मिला जब मैं राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना प्रोग्राम में एज ए स्टेट मेडिकल हॉस्पिटल कोऑर्डिनेटर था। तो बहुमुखी प्रतिभा के धनी उनके जैसे इंसान को मैंने देखा कि लगभग सभी कुछ उस व्यक्ति को आता है, लेकिन कभी उस बात का घमंड नहीं है। तो वो एक सिंपल रहने का एक वो जो मंत्र है उनसे मिला। एक मेरे अभी गुरु जी हैं रमेश जी, जो मेरे NLP के गुरु हैं, और उनसे मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी, जैसे कैसे आप अपनी माइंड को कंट्रोल करते हो, कैसे आप अपनी इच्छाओं पे कंट्रोल रखते हो, और ये डिप्रेशन वगैरह वाली चीज़ें इनको कैसे दूर कर सकते हैं। तो उसके लिए वो मेरे प्रणेता रहे हैं। आप मेरे एक रोल मॉडल रहे हैं, इसलिए रहे हैं क्योंकि स्टूडेंट लाइफ से मैंने आपको देखा है, एंड आई हैवंट सीन एनी चेंज इन योर पर्सनैलिटी। व्हाट आई हैव सीन यू अर्लियर, यू आर द सेम। लेट गॉड बी लाइक ब्लेस यू लाइक दैट ओनली। और आप मेरे डेफिनेटली एक रियल रोल मॉडल रहे हैं कि हाउ टू प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ वर्ल्ड। तो और भी हैं, वैसे बहरहाल तो 3 तो मैंने बताया जैसे ये। नहीं किशोर जी, मैं यहाँ ये पूछना चाहूँगा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि एज ए ट्रेनर जी, जब आप ट्रेनिंग देते थे तो ऐसा कौन सा सेशन था जो, या ऐसा कौन सा सेशन अभी अब तक की लाइफ में, अभी तो बहुत कुछ बाकी है, तो ऐसी लाइफ में ऐसा कौन सा सेशन था जिसमें आपने बहुत एंजॉय किया, बहुत मजा आया कि यस? ऐसे तो बहुत काफ़ी सारे सेशन रहे हैं सर मेरे। कोविड के चक्कर में ऐसा हुआ कि अभी तो ऑनलाइन क्लासेस रह गई हैं, तो लाइव सेशंस तो होते नहीं है उतने। लाइव मुझे काफ़ी सारे मौका मिला है। हाँ, मुझे याद है एक मौका जब मैं कवर्धा गया था और वहाँ मुझे अनिल कुंबले जी का सानिध्य मिला था उसी मंच में, और साथ में उस वक्त वहाँ के सांसद भी मौजूद थे। और वो सेशन बड़ा ही एक अच्छा था इसलिए क्योंकि उसमें प्रदेश के लगभग सभी बड़े ट्रेनर्स वहाँ पे कैरियर काउंसलर्स थे। उनके बीच में मुझे एक सडनली फोन आया, मौका मिला, और बहुत बहुत सारे लोग थे, और जब उनके सामने बोलने लगा मैं, तो मुझे इस बात की खुशी है, इस बात की लोगों ने मेरा मान सम्मान रखा और सुना बात को। वरना जब जहाँ ज़्यादा क्राउड होती है तो फिर चहलकदमी और वो सब चालू हो जाती है, तो वैसा कुछ नहीं हुआ। लोगों ने सुना बात को, और एक बहुत अच्छी मेमोरी है। फिर अनिल कुंबले जी को भी सुनने का मौका मिला, वहाँ पे उनके साथ बैठने का मौका मिला। मेरा अगला प्रश्न सीधे आपको लेते हुए है कि आप अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं अगले 5 साल बाद? देखिए, मैं अगले 5 साल बाद मैं चाहूँगा कि जो काम मैंने छत्तीसगढ़ में किया है, या अभी थोड़ा बहुत मैंने वेस्ट बंगाल में भी काम किया है, डॉक्टर्स के साथ काम किया है, मैं चाहूँगा कि इसको देश के हर कोने तक मैं पहुँचूँ। और बहुत बेसिक सी बातें मैं स्पेशली बच्चों के साथ शेयर करना चाहूँगा, जो स्कूली बच्चे हैं, कि उनको एक डायरेक्शन मिले, कैरियर का डायरेक्शन मिले। प्लस जो हमारा कॉलेज का यूथ है, उनको बहुत सारी चीज़ों से वो, देखिए पढ़ाई तो लगभग सब जगह सेम है, लेकिन एक्सपोजर की एक बात रह जाती है। बहुत बेसिक चीज़ें हैं सर जो बताना पड़ता है यूथ को, कि आपको इंटरव्यू में कैसे ड्रेस करके जाना है, और क्या होना चाहिए बातचीत का तरीका, जो कि बहुत ही बेसिक सी चीज़ें हैं, लेकिन किसी न किसी कारणों से बच्चे इस चीज़ को नहीं जानते। और मैं चाहता हूँ कि ये सारी बातें जो हैं वो देश के लगभग हर हिस्से तक मैं पहुँच सकूँ, और बच्चों से और यूथ से अपनी बात रख सकूँ। और देश ही क्यों, मैं चाहूँगा कि देश के बाहर भी जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़े वहाँ मैं मौजूद रहूँ। आपके अंदर ट्रेनर बनने के भाव कहाँ से आए, कहाँ से दिमाग में आया? क्योंकि अभी जो चलता है या जो बच्चे पढ़ते हैं, आप आज से 15 साल पहले अपने करियर को शुरू किए जी। अभी जो यूथ है वो जरूर ये सोच रहा है सब चीज़ों को देख करके कि मुझे ट्रेनर के रूप में अपना करियर शुरू करना है, लेकिन उस समय ऐसी कोई बात नहीं होती थी। क्लासरूम में जो पढ़ते थे, हाँ बस वो उसमें आप हट के करियर या ट्रेनर या मेंटर या लाइफ कोच या ये सब दिमाग में कहाँ से आया? देखिए, मुझे पढ़ाना बहुत पसंद था, और कॉलेज के वक्त भी मैं बिल्कुल क्लेम नहीं करूँगा कि मैं बहुत ब्राइट स्टूडेंट था, लेकिन जो मुझे समझ में आता था मैं अपने जूनियर्स को बहुत अच्छे से समझा सकता था। मेरी बात शायद लोग समझते थे, सुनते थे, तो एक बात थी कि मुझे अच्छा लगता था कोई चीज़ एक्सप्लेन करना। फिर एक ऐसा मौका आया जब मैंने बच्चों को पढ़ाना भी चालू किया। अभी भी मैं बिल्कुल कम्युनिकेशन स्किल्स वगैरह पढ़ाता हूँ बच्चों को। वहीं से मुझे एहसास हुआ कि मुझे ट्रेनिंग की तरफ जाना चाहिए। फिर जिस वक्त मैं ये सोच रहा था, उस वक्त शिव खेड़ा जी बहुत प्रसिद्ध थे,
शिव खेड़ा जी को मैं अक्सर वॉच करता था, रॉबिन शर्मा को मैं देखता था। तब उतना यूट्यूब वगैरह नहीं होता था, जो भी थोड़ा बहुत था उसमें, और न्यूज़पेपर्स में आते थे उनके आर्टिकल्स, तो इनको मौका मिला देखने का। और फिर मैंने सोचा कि ये हर चीज़ का एक कायदा होता है, तो आजकल ट्रेनिंग में भी कुछ सर्टिफिकेशन ज़रूरी हो गए हैं जिसको लेना बेहतर होता है, ताकि एक आपका लेवल से आइडेंटिफाई हो जाए, उससे फिर आप अपने आप को, और मैं समझता हूँ कि जो भी करो बहुत अच्छे से करो। तो अगर ट्रेनर बनना है तो सारे सर्टिफिकेशंस लेके किया जाए, ताकि कहीं से भी कोई क्वेश्चन आपकी कैपेसिटीज़ पे कोई ना उठा सके। बहुत ही बढ़िया किशोर जी। किशोर जी, मैं बंगाली बड़ी खूबसूरत लैंग्वेज है। आप रसिया में गाना गा रहे हैं, रसियन भाषा में गा रहे हैं, हिंदी में गा रहे हैं, इंग्लिश में गा रहे हैं, स्वीट लैंग्वेज के रूप में बंगाली। तो बंगाली गाने आप देखिए, बंगाल से ज़्यादा नाता तो नहीं रहा, क्योंकि पिताजी का जन्म कटनी का है, मेरी माताजी का जन्म बिलासपुर का है, मैं बिल्कुल ठेठ छत्तीसगढ़िया भिलाई से हूँ। तो लेकिन हाँ, क्योंकि बंगला बिल्कुल एक नाता तो रहेगा ही, क्योंकि बंगाली घर में पैदा हुआ। ठीक है, जब आपने पूछा ही, बताइएगा कौन सा गाना है हिंदी में। মনে পড়ে রুবি রায় কবিতায় তোমাকে কত করে একদিন দেখেছি, আজ হায় রুবি রায় দেখে বলো আমাকে তোমাকে কোথায় কবে দেখেছি। किशोर जी बड़ा खूबसूरत तरीके से बताया। और ट्रेनर की विशेषता होती है कि ट्रेनर अगर आपको ट्रेनिंग दे रहा है तो ट्रेनिंग के बीच में क्वेश्चन जरूर पूछेगा यूथ से। बड़ी खूबसूरत चर्चा रही किशोर जी के साथ में, और यूथ को ये जानने को मौका मिलेगा कि किसी भी काम को करना है तो शिद्दत से करना है, बेहतर तरीके से करना है। और जाते जाते मैं किशोर दत्ता जी से ये जरूर कहूँगा कि आप यूथ को अंतिम कौन सा संदेश देंगे जो उनके लिए फ्रूटफुल है? मेरा संदेश यूथ के लिए यही रहेगा कि अपने आप पर विश्वास करें। आपकी कैपेसिटीज़ बहुत है, असीमित है। आप ईश्वर की वो चमत्कारी संतान है जो कि बहुत कुछ कर सकता है। तो कभी भी निराश ना हो, कभी भी अपने को ये ना समझें कि मैं ये नहीं कर पाया, मेरे लिए ये खराब हो गया, वो हो गया। ऐसा कुछ नहीं है। हम सब के लिए उस परमेश्वर ने कुछ ना कुछ रखा हुआ है, और हम सब स्पेशल हैं। और जैसे हाथों की कहते हैं ना कि जो आपके फिंगरप्रिंट्स होते हैं वो कभी मैच नहीं करते एक इंसान के दूसरे इंसान के साथ, तो हर एक यूथ, हर एक बच्चे में अपनी एक स्पेशलिटी है। ज़रूरी है कि वो उस चीज़ को पहचाने और उससे दुनिया को अवगत कराएं। बहुत ही खूबसूरत चर्चा रही। अगले शनिवार हम फिर मिलेंगे किसी नई शख्सियत के साथ। तब तक अलविदा, नमस्ते किशोर जी, आपने समय दिया। जी।